नमस्कार, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। समायोजन रद्द होने के बाद से अवसाद के कारण पिछले 4.5 सालों में न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने अपनी जान दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया था। उसके बाद से अब तक प्रदेश के शिक्षा मित्र केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं और वो लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। इस दौरान बीमारी, आत्महत्या आदि कारणों से प्रदेश के करीब 4000 से भी अधिक शिक्षा मित्र इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक कोई सकारात्मक कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ एस के मेहंदी जी हैं, सपा नेता है, स्वागत है आपका। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप नेता हैं। त्रिभुवन सिंह जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के हैं, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बस्ती से, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के हैं ये। और खेम सिंह चौधरी जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष है, मथुरा से हैं ये भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के। और हृदय दुबे जी हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। त्रिभुवन जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। 2014 से लेकर 2021 से आज न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने 17 के बाद से अब तक न जाने कितने शिक्षा मित्र इस दुनिया से जा चुके हैं। कासगंज में भी आज एक भाई ने आत्महत्या कर ली है, तो क्या कुछ आप कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है यूसी न्यूज को शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाने के लिए, बार बार उनकी पीड़ा को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को। 25 जुलाई 2017 जैसा कि एक ब्लैक डे था हम लोगों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हम सबकी जिंदगी के लिए। और कल इस दिवस को हम लोगों ने प्रमुखता से ब्लैक डे के रूप में ही मनाया है। और कल ही कासगंज से एक घटना हुई है जो हमारे बीच तोमर जी नहीं रहे, उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके पहले आपने देखा था सहारनपुर से घटना घटी थी, वहां के भी एक शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर अवसाद में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो आखिर ये समस्याएं कब तक ऐसे चलती रहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी और उनके अफसर, उनके नेता क्या कर रहे हैं, इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए। सवाल इस बात का है कि 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक लगभग ये 14वीं घटना है फांसी की। इसके अलावा कम से कम 2000 से अधिक लोग अवसाद में आकर अपनी दम तोड़ चुके हैं, अलग अलग कारणों से। किसी को अटैक पड़ा है, किसी कोई बीमारी से ग्रसित होकर अपनी जो है जान गंवा चुका है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े आ रहे हैं संगठन के पास, जिसको लेकर के मैंने प्रमुखता से तमाम टीवी चैनलों में, मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने भेजने का काम किया। लेकिन समस्याएं हमारी जस की तस बनी हुई हैं। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 6 महीने से भी कम समय बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को। और आगे हम लोगों की जो रणनीति है, अब मैं उसको ओपन नहीं करूंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से संत श्रोमणी श्री राजूदास महाराज जी ने हम लोगों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए एक किला उठाया है। तो हम लोग उनकी शरण में है इस समय। और महाराज जी से निवेदन है कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन है कि हमारी समस्या का निदान करें और स्थायित्व प्रदान करें। आज हम लोग इस कंडीशन में है कि समझ में नहीं आ रहा है किया जाए तो क्या किया जाए, और इन्हीं सारी व्यवस्थाओं के चलते लोग अवसाद में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर। जी लेकिन त्रिभुवन जी, आज मैं खबर पढ़ रहा था, उसमें सरकार ये कह रही है कि चुनाव से पहले जो शिक्षा मित्र है उनका मानदेय 2 से 4000 बढ़ाने की बात की जा रही है। जी हाँ, मैं आपके चैनल से बता दूं, हम लोग मानदेय बढ़ने पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार ने हमसे वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि आपकी जिम्मेदारी हमारी है और हम आपको स्थायित्व प्रदान करेंगे। और
शिक्षा मित्र का आंदोलन पुनः शुरू हो सकता है, लेकिन हम लोग महामहिम योगी आदित्यनाथ जी के विचारों से स्पष्ट है कि वो हमारे लिए जरूर चुनाव आचार संहिता के पहले कोई स्थायित्व हल करेंगे। रही बात मानदेय की, तो मैं इस मानदेय का पूर्णतया शिक्षा मित्रों की जो भावनाएं हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं मानदेय को लेकर के। वो ये चाहते हैं कि हम लोग अब इस कंडीशन में आ गए हैं कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमारी स्थायी व्यवस्था कर दी जाए, 62 साल की सेवा कर दी जाए, बीमा और मेडिकल की सुविधा प्रदान की जाए। हमें 2000 रुपए मानदेय बढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारा सम्मान स्थायित्व चाहिए। और स्थायी समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास कई सारे रास्ते हैं, कई सारी चीजें हैं। जी ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा नेता है। तकी जी, 17 में जो है समायोजन, तकी जी आपको आवाज आ रही है? तकी जी क्या आपको आवाज आ रही है? सैयद मोहम्मद तकी जी की आवाज सही करिए। आवाज आ रही है? आ रही है। तकी जी, 2017 से लेकर 2021 चल रहा है ये, और न जाने कितने जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उन्होंने जान दे दिए। कासगंज में एक हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं जो कल की तारीख में वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सरकार पर शायद अभी भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। 4.5 साल में न जाने कितने जो शिक्षा मित्र वो इस दुनिया से चले गए हैं। तकी जी देखिए, 20 जुलाई 2018 तक जो है ऐसा रिपोर्ट थी 700 के आसपास की जान त्याग की और वो फांसी के दम पेश आया। लगातार लोग जो है जो अपनी नौकरियों की मांग कर रहे हैं, किसी न किसी हादसे का शिकार हो रहे हैं या खुद अपनी जानें दे रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि जो ये बेरोजगारी है ये बड़ी खतरनाक है समाज के लिए, दो धारी तलवार जैसी। इसमें या तो आदमी अपनी आत्महत्या कर लेता है और जब उसका नहीं भरता, जब परिवार का पेट नहीं भरता, तो आदमी जो है ना चाहते हुए जो अपराध जो है हमारा समाज एक अच्छे व्यक्ति को खो देता है। और इसलिए लोगों को रोजगार कराना, रोजगार रखना, नौकरी देना बहुत जरूरी है ताकि समाज में शांति बनी रहे। हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने जो है शिक्षा मित्र जब यहाँ पे इको गार्डन में धरने पे बैठे थे 25 जुलाई को 2018 में, तो हम लोगों ने वहां जाके उनके साथ हम लोग भी धरने पे बैठे थे और उस वक्त जो है 50 के आसपास शिक्षा मित्रों ने अपना सर मुंडन करवाया था। मुझे याद है 500 के आसपास हम लोग भी वहां पे मौजूद थे और हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी उनको राज्यसभा ले गए, उन्होंने बात को रखा। और ये बहुत जरूरी है कि इन शिक्षा मित्रों को जो है प्रॉपर तनख्वाह मिले, सरकारी नौकरी होती है, इनको वो सारी सुविधाएं मिले और शिक्षा मित्र योग्यताओं का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा मित्र जो है वो उसी गांव में रहते हैं जिस गांव में स्कूल है, ज्यादातर टीचर जो है गांव बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र जो है उसी परिवेश के हैं, वो समाज को अच्छे समझते हैं, उस समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और कोई भी अगर सरकारी नीति बनती है या सरकारी योजना बनती है तो गांव तक लोगों तक पहुंचाने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। आजकल देखा कोरोना में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी असमझ की स्थिति है, लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। तो शिक्षा मित्र जो है शिक्षा के साथ साथ समाज में सरकार के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए, उसके लिए भी बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो हमें युवा है जो जहाँ विभाग में जो युवा और जो शिक्षा और जो टीचर है टीचर के सारी और चाहिए तो ट्रस्ट बनाने के लिए ये युवाओं की हम ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीजेपी के लिए कि हर ये इसका नारा था, तो 10 यूथ बेरोजगार होंगे, जो कमजोर मानसिक तनाव पे होंगे, परेशान होंगे, तो कैसे वो बूथ पे होंगे। तो ये बूथ को जो है तय करना है कि वो हर यहाँ के जो हमारे समाज के युवा है उसको यूथ जो उनको तय करना है कि बूथ से। तकी जी की आवाज सही की जाए, तकी जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। पीसीआर तकी जी की आवाज आ रही है? ठीक है तकी जी आप बोलिए, बात नहीं करिए अपनी आप।
मैं कह रहा हूँ कि ऐसी थी कि उसका नारा था कि हर बूथ पे 10 यूथ हो, लेकिन ये यूथ जो है बेरोजगार क्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि गोमती के अंदर भी युवाओं ने स्कूल के जाने दे दी। तो जो कुछ परेशान है, जो जिसको बेहाल है, जिसको नहीं मिल रही, जो भूखा है, पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है, वो शर्मिंदगी के साथ बेचारा अपने आत्महत्या कर रहा है, जो बहुत ही गलत है, समाज के लिए निगेटिव एक मैसेज चाहता है। तो बीजेपी को चाहिए कि जो बातें कर रही है उसको पूरा करे, और युवाओं को ही डिसाइड करना है कि भाई वो बीजेपी के नारों का कैसे जवाब देंगे, क्योंकि अब युवाओं को भी लड़ाई लड़नी है अपने रोजगार उत्पन्न करने के लिए। मैदान से लेके बूथ तक की लड़ाई जो है ये युवाओं को लड़नी है। उनको तय करना है कि हम कैसे लोगों को अब लेके आए चुनाव में, और कैसे लोगों को जिताएं जो हमारी नौकरियों को भरे। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम जितने भी रिक्त स्थान है सरकारी, वो पूरा तत्काल प्रभाव से भरेंगे। जितने लोग संविदा पे हैं उनको भी सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरियां उत्पन्न करेंगे, ताकि हम युवाओं के स्किल को, उनके ज्ञान को, उनकी प्रतिभाओं को सही से इस्तेमाल कर सके, और उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट प्रदेश बना सके। जैसे कि मैंने कई बार कहा है, उत्तर प्रदेश जो है अनंत संभावना का प्रदेश है। ये 24 करोड़ आबादी नहीं, 24 करोड़ संभावनाएं हैं। जब भी मैं किसी युवा की तरफ, किसी उत्तर प्रदेश के नागरिक को देखता हूं, मैं सोचता हूं मेरे सामने एक संभावना खड़ी है। इसके अंदर भी देश को लेके, प्रदेश को लेके, अपने समाज को लेके कुछ कर गुजरने की चाहत है। तो उस चाहत को, क्षमता को अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम युवाओं को आपस में लड़वा रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सर्फ डबल हो रहा है, लड़ाइयां हो रही है। आप देखा भी चुनाव में, तो पंचायती चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ, तमंचे के दम पे चुनाव लड़ा गया, गोली चलाई गई, वहां पे हरगोले चला गया। एसपी कह रहा था मुझे थप्पड़ मारा, तमाचे मारे बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने। इस तरह से हम युवाओं को वर्गला रहे हैं, उनको लड़ा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो उनके अंदर शिक्षा है, उनके जो कर गुजरने की क्षमता है देश के लिए, समाज के लिए, उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। तो दिशा देना बहुत जरूरी। इतने भी जो है, जब चुनाव का समय करीब आ रहा है, तो सरकार अब कह रही कि जो यही शिक्षा मित्र है, कह रहे कि जो है इनका मानदेय 2 से 4 हजार बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि हम मानदेय नहीं लेंगे, हमें आप स्थायी कर दीजिए, बस अध्यापक हमको बना दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको स्थायी करना चाहिए। और ज्यादातर नौकरियां जो संविदा पे लोग हैं, जो बेचारे, इनको पता नहीं अगले महीने मेरी सैलरी आएगी नहीं आएगी, नौकरी चलेगी नहीं चलेगी, कब तक नौकरी जाएगी, इन सारे लोगों को स्थायी नौकरी देना चाहिए, ताकि ये मानसिक तौर पे एक तरफ से तो इनको सुकून मिले, और जो भी देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कितने लोगों की तनख्वाह जो स्थायी है। क्योंकि आप बड़े लोन लेके ही बड़े काम कर सकते हैं, बड़े लोन लेके ही आप घर बना सकते हैं। जब आप घर बनाते हैं तो घर के आसपास घर बनाने में चीजें आप लेते हैं, उससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, उससे बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो ये आदमी जो 20 साल का लोन लेगा, 22 साल का लोन लेगा घर बनाने के लिए, हाउसिंग लोन लेगा, ये एक अस्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी जो लंबे टाइम तक चलेगी, उसी की बेस पे ले सकता है। और ये सरकारी नौकरी अगर आप उत्पन्न करते हैं अपने युवाओं को, तो उसके साथ साथ आप अन्य क्षेत्र में भी नौकरियां उत्पन्न करते हैं। ये पैसे जो सरकारी नौकर लेते हैं, ये जो कर्मचारी लेते हैं, ये जाके मार्केट में खर्च करते हैं, ये मार्केट में चीजें जरूरत की लेते हैं, इससे मार्केट का बैंक प्रोटेक्शन बढ़ता है, मार्केट में पैसा आता है, मार्केट डिवाइड करती है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो ये लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, कि जनता से जुड़े मुद्दे, जिन पे काम करना चाहिए। हम सिर्फ अदानी अंबानी को या कुछ देश के पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको हम करोड़पति लगातार बना रहे हैं, या युवाओं के लिए काम कर रहे हैं जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और ये परिवार के लिए इसकी तरफ से शर्मिंदगी उठा रहे हैं, अपने बेचारे परिवारजनों को जो सुख सुविधा देनी चाहिए नहीं दे सकते, अपने माँ बाप से जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं कर पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। कितना शर्मिंदगी होती है युवाओं के लिए कि वो 24 साल का, 26 साल, 30 साल का हो गया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो माँ बाप के ऊपर एक बोझ की तरह बैठा हुआ है, वो वादे पूरे नहीं कर पा रहा जो उसने माँ बाप ने उसको लेके सपने देखे थे, वो सारे धाराशाही। ये बड़ी समाज के लिए समझ की स्थिति है, बड़ा शर्मिंदगी वाला है ये सब। ठीक है तकी जी, हमारे साथ एसके मेहंदी जी हैं। एसके मेहंदी जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? एसके मेहंदी जी, आप म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। जी मेहंदी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एसके मेहंदी जी, क्या जुड़े हमारे साथ, सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है जी। एसके मेहंदी जी, 2014 में पहले बैच का समायोजन हुआ, 17 में इसको निरस्त कर दिया गया, 2021 आ गया है, न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने जान दे दी है। तो आखिरकार सरकार कब जागेगी? एसके मेहंदी जी। हेलो। हाँ
हेलो। एसके मेहंदी जी, आपने सवाल सुना? जी 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 जी, आप रिपीट कर दे तो बेहतर रहेगा, मैं थोड़ा सेट कर मेहंदी रहा जी, था। 2014 में जी पहले बैच का समायोजन हुआ, 17 में इसको निरस्त कर दिया गया जब योगी जी आए। उसके बाद से अब तक 2021 चल रहा है, 4.5 साल का समय हो चुका है, और इन 4.5 सालों में न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने अपनी जान दे दी है। तो कब सरकार जागेगी? सरकार तो इन शिक्षा मित्रों को लेकर, अध्यापकों को लेकर, प्रदर्शनकारियों को लेकर न पहले कभी गंभीर थी ना भय। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2017 में अखिलेश जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो इनको अस्थाई नौकरी देने का काम किया था मौजूदा सरकार ने। उस बिल्कुल। वक्त की वो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत इनको नौकरी देने का काम किया था, और नौकरी इनकी चल रही थी, बहुत शानदार नौकरी चल रही थी। लेकिन जब 2017 का चुनाव आया, विधानसभा चुनाव, नेटवर्क इशू है, मेहंदी जी की आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। हाँ। धर्म अब कहते प्राप्त हो, वेतन भी ले चुका हो। हाँ। नेटवर्क इशू है मेहंदी जी की तरफ, तो मेहंदी जी की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। मेहंदी जी, आपसे आपके पास हम बाद में आएंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू है आपकी तरफ। क्या हमारे साथ वीरेंद्र शुक्ला जी हैं? वीरेंद्र जी क्या जुड़े हमारे साथ? खेम सिंह चौधरी जी हैं क्या? जी, खेम सिंह सुन जी, पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार सर। नमस्कार। खेम जी, ये बताइए कि 2014 में पहले बैच का समायोजन किया गया था, 17 में इसको निरस्त कर दिया गया था, और 17 के बाद से न जाने कितने शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को स्थायी किया जाए, आप लोग को अध्यापक बना दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से शायद कोई इशारा अभी मिल नहीं पा रहा है। जी ऐसा है, नमस्कार सभी, आपको नमस्कार सर, और सभी जो श्रोता है उनको नमस्कार। देखिए 2017 में जो समायोजन रद्द हुआ, वो मेरा मानना है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की लचर पैरवी के कारण हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी ठीक से की होती तो समायोजन रद्द इस तरीके से न होता। उसमें कुछ कंडीशनें लगा दी जाती, लेकिन शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द नहीं होता। ठीक है, कोर्ट का आदेश था, माना गया, लेकिन 2017 के संकल्प पत्र में भाजपा ने हमसे क्या वायदा किया था, आपको मैं बता दूं कि जिस समय हमारा समायोजन हाईकोर्ट से रद्द हुआ था और माननीय योगी जी गोरखपुर के सांसद थे, उस समय योगी जी के ये शब्द थे कि बेसिक शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा की रीढ़ है, और शिक्षा मित्रों के बल पर ही बेसिक शिक्षा चल रही है। लेकिन जैसे ही सरकार में आते हैं माननीय योगी जी चीफ मिनिस्टर साहब, जैसे ही सरकार में आते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं। मैं तो सबसे पहले सभी राजनीतिक लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं कि ये सत्ता के साथ बदलते क्यों हैं, इनकी भाषाएं बदलती क्यों हैं। आपने हमसे वायदा किया, ये मेरे पास आपको दिख रहा होगा, तो ये घोषणा पर इनका संकल्प पत्र है, भाजपा का संकल्प पत्र है। आपने वायदा किया था, हमने आपसे नहीं मांगा था, आपने हमसे वायदा किया था कि शिक्षा मित्रों को जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने में समाधान कर देंगे। लेकिन हुआ इसका विपरीत। 3 महीने में हमारी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन 3 महीने में कोर्ट से हमारा जो समायोजन था वो आपकी लचर पैरवी के कारण रद्द हो गया। अब इसके बाद भी हमें ये उम्मीद थी कि शायद जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारी मतलब वो चिंता करते थे उस समय जब सांसद थे, तो अब वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज इंतजार करते करते 4 साल बीत गए। हमने बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी किए,
अपनी मांगे ट्विटर से भी के जरिए रखी, अन्य जो भी साधन थे उनके जरिए रखी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कल मैंने सुना, आज सुना मैंने, अखबार में पढ़ा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार 2 से 4 हजार करने बढ़ाने पर सोच रही है, विचार कर रही है। तो मैं सरकार के सभी नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर शिक्षा मित्र कब तक, आप 5 साल में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी पे आते हैं, अगले 5 साल में फिर कोई सरकार आएगी या आपकी आएगी, फिर 5,000 आते हैं, तो क्या ये शिक्षा मित्र जीवन भर लड़ता ही रहेगा? हमने माननीय कल्याण सिंह जी से शुरुआत करके और हम योगी जी तक पहुंचे हैं, हर सरकार में आंदोलन प्रदर्शन करते रहे हैं। तो आज मेरा शिक्षा मित्र में जो भी है औसतन 50 की उम्र रखता है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले शिक्षा मित्रों के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ इतना नहीं था, क्योंकि वो माँ बाप का भी सहारा था। आज माँ बाप नहीं रहे, या माँ बाप कमाने से मतलब उनकी कमाई खत्म हो गई, बुजुर्ग हो गए। आज उल्टा माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों यानी शिक्षा मित्रों पे और स्वयं अपने बच्चों की जिम्मेदारी है। आपको मैं 1 मिनट ये बता दूं, सब लोगों को ये दिखाई देता है शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन 12 माह का नहीं मिलता, 11 माह का मिलता है। इस हिसाब से 9,000 रुपये महीने मिलते हैं, 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अब आप आज की महंगाई में जहाँ पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, सब्जियां के भाव 50-50, 100-100 रुपये किलो हैं, उस स्थिति में आप कोई भी पारिवारिक व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है क्या वो 300 रुपये में अपना और अपने सिर्फ बच्चों का सिर्फ रोज की डेली की खाने की व्यवस्था, बीमारी नहीं कह रहा हूं मैं, बीमारी के ऊपर नहीं जा रहा हूं, कुछ अन्य सुविधाओं पे नहीं जा रहा हूं, क्या 900 रुपये में 50 रुपये लीटर का दूध खरीद सकता है? क्या 50-100 रुपये की सब्जी खरीद सकता है? क्या 30 रुपये का किलो का 40 रुपये किलो का आटा खरीद सकता है? क्या उनका व्यवस्था कैसे चल रही है? और आपको बता दूं ये मौका, आज तमाम जो विद्यालय है वहां पर जो हाई स्कूल पास है वो अध्यापक हैं, वो वहां पर अध्यापक है, लेकिन जिनके पास योग्यता है, जिनके पास डिग्री है, जो बीटीसी है, जिन्होंने टेट पास भी कर लिया है, स्नातक है, लेकिन तब भी आज उनको कोई पद नहीं मिल रहा है। यही मलाल है सर। ऐसा है कि ये जो योग्यता का जो बातें की जा रही है ना शिक्षा मित्रों के ऊपर, ये निराधार है, ये सरासर निराधार है। शिक्षा मित्र बीटीसी पास है, शिक्षा मित्र टेट पास है, शिक्षा मित्र स्नातक है, इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी उसे उसका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। बराबर के अध्यापक को 60-70 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है, शिक्षा मित्र को उनसे 7 गुना कम पैसा, मतलब 7 गुना नीचे कम पैसा शिक्षा मित्रों को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं आपके कि जो वो कभी शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार कोर्ट नहीं गई, और जो विपक्षी पार्टी है वो जो है गलत जानकारी दे रही है। तो जब जी ये बोलिए जी नहीं आप बताइए सर जी, आप बोलिए पूरा। जो शिक्षा मंत्री जी है वो कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार कभी कोर्ट नहीं गई, और वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है गलत जानकारियां दे रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो मंत्री जी वो सही कह रहे हैं? देखिए, जो शिक्षा मित्रों के मामले में जो रिट डाली गई थी खिलाफ में, वो आनंद कुमार यादव किसी बीएड वाले बंदे ने डाली थी, और वो सरकार के खिलाफ डाली थी। सरकार उसमें पार्टी थी, तो सबसे पहले सरकार की सुनी जाती थी। आपको मैं बता दूं, मैं किसी सरकार की के लिए नहीं बोल रहा हूं, अखिलेश सरकार थी, यानी कि अखिलेश जी की सरकार थी, सपा सरकार थी, तब तक शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पैरवी लगातार उन्होंने, अब चाहे ये मान लीजिए उन्होंने समायोजन किया था इसलिए, या अन्य जो भी कारण रहा हो, या उन्होंने पैरवी की कोर्ट में, लेकिन जैसे ही माननीय योगी जी की सरकार आई, इन्होंने अपने हाथ खींच लिए, और बहुत अच्छी पैरवी, बहुत अच्छे वकीलों द्वारा, या बहुत अच्छा वहां हमारा पक्ष नहीं रखा गया। यही एक वजह थी शिक्षा मित्रों के वहां हारने की। ठीक है, हमारे साथ त्रिभुवन जी हैं। त्रिभुवन जी, अभी आपने सुना खेम सिंह जी को, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की लचर पैरवी की वजह से जो है समायोजन रद्द किया गया। तो क्या आप भी मानते हैं कि पैरवी गलत की गई है? पैरवी अगर सही की गई होती तो जो समायोजन निरस्त किया गया था वो ना होता?
त्रिभुवन जी, त्रिभुवन जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। वो कह रहे हैं कि त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी त्रिभुवन जी अभी खेमचंद जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने गलत पैरवी की ये थी। जाहिर सी बात है जी, आपको आवाज कि मिल पा अगर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार मजबूती से शिक्षा मित्रों का पक्ष हाँ। मानी सुप्रीम कोर्ट में रखती तो ये व्यवस्था या ये जो निर्णय आया है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होता। हाँ हेलो, जी जी बोलिए आप, बोलिए आप। क्या आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो, त्रिभुवन जी आप बोलिए, आवाज आ रही है। अब्दुल जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिए, बात रखिए अपनी आप। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की के अधिकारियों की ये नाकामी रही है या उनका शिक्षा मित्रों के प्रति वो रवैया नहीं था जो पहले था। और जैसे ही सरकार बदली है, जाहिर सी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की जो पैरवी की गई है बहुत ही उतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई है, और जिसका परिणाम उन्हें 2 लाख शिक्षा मित्रों ने भुगता और उनसे जुड़े लगभग 60 लाख परिवारों ने ये दर्द महसूस किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं लिखा है अपने फैसले में कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कम कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहीं लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक जीवन यापन देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर सकती थी कि शिक्षा मित्र जो है आराम से अपने बच्चों का भविष्य और अपने माँ बाप का और अपना आराम से उनका भरण पोषण कर सकता था। आप बताइए, जो आदमी 35 से 40 हजार रुपए पा रहा है, सारी योग्यता रखता है, तो क्या उसका मानदेय एकदम से कम, उसका जो मानदेय है वो वेतन से एकदम कम कर देना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। मेरी समझ से अगर योगी सरकार 30 से 35 हजार रुपए भी कर देती तो ये शायद समस्याएं नहीं आती। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि माननीय योगी जी, आज हमारी समस्याओं को आपने देखा, समझा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा। आज अगर आप हमारा मानदेय बढ़ाकर 35 हजार रुपए और 62 साल की सेवा, बीमा और मेडिकल, ये सारी सुविधाएं अगर हमें प्रदान कर देते तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आपने जो वादा किया था उस वादे को यथाशीघ्र पूरा करें। आप देख रहे हैं कि लगातार अवसाद के चलते कई घटनाएं हुई। इधर पंचायत चुनाव में लगभग 230 से अधिक शिक्षा मित्रों ने अपनी जान गंवाई, वहीं हमारे सहायक अध्यापक भी हताहत हुए एवं अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, मनरेगा के हैं, रोजगार सेवक हैं, आंगनवाड़ी हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक अपील और करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जितने भी शिक्षा मित्र पंचायत चुनाव में एक्सपायर हुए हैं, खत्म हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और 30 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन माननीय योगी जी ने, उनके अधिकारियों ने, योगी जी की गलती नहीं है, उनके अधिकारियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि मात्र 145 शिक्षा मित्रों को लाभ दिया गया है। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आज उनके परिजन सड़क पर भूखों मर रहे हैं। और मैं जल्द ही उनके परिजन को ले जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़ा कर दूंगा और कहूंगा कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इनके साथ न्याय करिए। आखिर इनको न्याय कैसे मिलेगा? इन्होंने जो एक आदमी था कमाने वाला, वो भी गंवा दिया और उनके परिवार वालों को कुछ मिला भी नहीं। तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द एक नौकरी दी जाए, जिसकी घोषणा तत्कालिक रूप से की जाए। ठीक है। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी क्या हमारे साथ? वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी जुड़े हैं क्या? अच्छा, क्या हमारे साथ हृदय दुबे जी हैं? जी हृदय जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हृदय जी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए आप, ताकि ये आपके पास आ रहे हैं। बस एक मिनट। हृदय जी क्या हमारे साथ? ठीक है। सैयद हमारे साथ एसके मेहंदी जी हैं। एसके मेहंदी जी, अभी जो तमाम जो शिक्षा मित्र हैं
वो कह रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में पैरवी सही से नहीं की, और अगर सरकार ने पैरवी सही से की होती तो आज जो ये जो निरस्त किया गया था समायोजन, वो शायद ना होता। मेहंदी जी, एसके मेहंदी जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। मेहंदी जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। हेलो मेहंदी जी, हेलो। जो तमाम शिक्षा मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में सरकार ने सही से पैरवी नहीं की थी, अगर सरकार ने सही से पैरवी की होती तो समायोजन निरस्त ना होता। मैं आपको बता दूं करीम साहब, सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर न कभी गंभीर थी न और आज है। आज जब शिक्षा मित्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपने रोजगार के हैं, अपनी मांग को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार मिल रहे हैं, फिर भी ये सरकार गंभीर नहीं है। सरकार तो, अब आपसे मैं एक बात आपको बैक में ले जाना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हुआ करते थे, जिनके दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए एक पीड़ा है, दर्द है, जिन्होंने हमेशा जीवन स्तर बेहतर देने का काम किया है, उसी क्रम में शिक्षा मित्रों को इन्होंने नियमित रूप से सहायक अध्यापक बनाने का काम किया था। अगर आप बैक में जाएं, आप स्टडी करें तो आपको ये बात निकलेगी आगे कि अखिलेश जी ने इन सारे लोगों को एक इनकी योग्यता के आधार पर एक सम्मानित जीवन देने का काम किया था। अपनी कैबिनेट की मीटिंग में तमाम सारे प्रावधानों को इकट्ठा करके, अपने सारे सिस्टम को एक मैनेज करके, और इन सारे लोगों को जो लगातार मानदेय पर काम कर रहे थे, इनको एक वेतन देने का काम किया और एक सम्मानजनक जीवन दिलाने का काम किया। लेकिन ये जब सरकार बनी 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की, तो इनके स्टैंडिंग काउंसिल और इनके पैनल ने, क्योंकि स्टैंडिंग काउंसिल बहुत चाहे जिस तरीके से सरकार की पूर्ण नियोजित साजिश के तहत जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को प्रोत्साहित प्रताड़ित कर, और सरकार लोग, चाहे वो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हो, चाहे निदेशालय के तमाम बड़े अफसरान हो, और भी तमाम जो वर्किंग कमेटी इनकी रही हो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये मौन साधना में थे। ये सिर्फ दर्शक बनकर इन सारे प्रकरणों को देखते रहे, और गंभीरता से अगर पैरवी किया होता, गंभीरता से इन मसलों को, इन सारे लोगों के प्रकरणों को आप गंभीरता से लिए होते, तो शायद ये स्थिति ना होती। अब आप ही बताइए करीम साहब, एक सामान्य जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके घर की अगर उसके घर का अगर खर्च 20 से 25 हजार रुपया होता है, उसको आप लाके 2-4 हजार रुपये पटक दीजिए, वो क्या करेगा? वो तो पढ़ा लिखा भी है, वो मोदी जी वाले पकौड़ी की दुकान भी नहीं लगा सकता है। भाई योग्यता के आधार पे उसका समायोजन होना चाहिए ना। अब आप देखिए, जितने शिक्षा मित्र इन्होंने अपना लंबा जीवन दे दिया समाज की बेहतरी के लिए। ये जब 24-25 साल के उम्र के थे, 20-22 साल की उम्र के थे, तब ये शिक्षा मित्र हुए। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको जानकारी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने शिक्षा मित्र हैं, उनकी अगर औसत अगर आयु निकाली जाए तो वो 50-55 के बीच में है। अब आप बताइए साहब, 25 साल इन्होंने लगातार दे दिया। क्योंकि हम समाजवादी लोग लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, पता करते हैं। मैंने गांव-गांव जाकर लोगों की वेदना सुनी है, पीड़ा सुनी है, और उनकी आयु के बारे में भी आकलन किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी इस प्रकरण को लेकर बहुत गंभीर थे और आज भी गंभीर हैं। और उन्होंने कहा है कि आने वाले 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इनको नौकरी देकर कंपनसेशन के साथ, ये जो बीता हुआ समय इनका बीता है, इसके मेहंदी जी, क्या जो इनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं एक बात, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, ये सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार तो नौकरी लेने वाली सरकार है। ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। आपको याद होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, मेरी सरकार बनी तो हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और आपकी फसल का दुगना दाम देंगे। लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल है।
सरकार के पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई एजेंडा है। आज शिक्षा मित्र जिस परेशानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, हम समाजवादी लोग उन सारे शिक्षा मित्रों के साथ हम खड़े हैं। और आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी तो एक बार पुनः हम उनको नौकरी देकर आंसू पोंछने का काम करेंगे। इसके मेहदी जी, जो सपा ने वादा किया है कि पहली कैबिनेट में अगर सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में रोजगार मिलेगा, रोजगार कई लाख रोजगार सरकार देगी, क्या आपको लग रहा है कि सबसे पहले इन शिक्षा मित्रों को उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप ही की सरकार ने इनको सहायक अध्यापक बनाया था, और क्या 2022 में जब आपकी सरकार आएगी तो क्या आप इनको वापस लाएंगे? देखिए जनहित में देखिए जनहित में तो हम समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो जन कल्याणकारी काम करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट आप लोगों से, मीडिया के लोगों से कहा है कि मेरी जब सरकार बनेगी तो सबसे पहले जितनी लंबित नौकरियां हैं, जितनी रोकी गई भर्तियां हैं, इन सारे लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। बिजली के मुद्दे पर, आम आदमी की बेहतरी के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, बिगड़ती खेती के नाम पे, और तमाम सब न जाने कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 4 वर्षों से लगातार ठंडे बस्ते में बंद है। किसी किस्म का कोई जन कल्याणकारी काम नहीं हो रहा है। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उनको इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। पुनः एक बार इन सारे कामों को हम शुरू करके एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे। इसी आशा के साथ ये शिक्षा मित्रों के साथ अभी भी समय है, ये योगी सरकार कुछ ऐसा कर दे कि इनका जीवन कम से कम चलता रहे। हर जनता को। ठीक है मेहदी जी, थोड़ा समय की कमी है। सैयद मोहम्मद तकी जी हमारे साथ। तकी जी, आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी पदयात्रा की शुरुआत की थी, तो ये बताइए, मान लीजिए 2022 में आपकी सरकार आती है तो बेरोजगारों को और जो शिक्षा मित्र हैं उनका साथ किस तरह से पार्टी देगी? तकी जी देखिए, 2022 में हमारी सरकार आएगी, क्योंकि इस वक्त जो है विपक्ष, जो जनता है, वो सभी पार्टियों से बहुत त्रस्त आ चुकी है और उसको एक नई उम्मीद चाहिए, उसको वो सत्ता में परिवर्तन चाहती है। तो आम आदमी पार्टी उसको पार्टी दिख रही है जो उसने अभी तक जो भी वादे किए पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार के दौरान, वो सारे वादे पूरे किए हैं। और आम आदमी पार्टी वो काम करती है जिससे लोगों की आय बढ़ती है, उनका खर्चा कम होता है, उनकी बचत बढ़ती है। कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, वही दिल्ली का मॉडल आम आदमी पार्टी यूपी में भी अपनाएगी। और हम एक छोटा सा गाना है, जो तुमको हो पसंद वही काम बात करेंगे। तो जनता को जो पसंद है, जनता जो चाह रही है, हम वो काम करेंगे। हम अपनी बनाई हुई योजनाएं जनता पे थोपेंगे नहीं, हम जनता को इस सत्ता का भागीदारी बनाएंगे। जनता से पूछेंगे कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। जनता अपना पैसा बचाना चाहती है तो बिजली हम मुफ्त करेंगे, पानी को फ्री करेंगे, हाउस टैक्स कम करेंगे, पुराने जो कर्जे जो हैं, सरकार जो बिल बकाया है वो सब माफ करेंगे। जनता चाहती है उसकी आय बढ़े तो हम नौकरियां को बढ़ाएंगे और नौकरियां उत्पन्न करेंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, रोजगार की और अवसर उत्पन्न करेंगे हर जगह। जो कि 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ आबादी को संभालने के लिए, उसको सर्विस देने के लिए भी बहुत ज्यादा युवा की जरूरत है। तो युवा शक्ति का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा देंगे। जो बेटियों के साथ, जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं जो बड़ी दुखदाई हैं, उन सबको हम कम करेंगे, उनको खत्म कर देंगे और कानून व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाएंगे। हम नई टेक्नोलॉजी का ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, हम जो है पुलिस विभाग को और कंप्यूटराइज करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजिकली और उनको अपडेट करेंगे। हम पुलिस लोगों, कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, उनका भत्ता बढ़ाएंगे, ताकि वो सही से अपना सेवाएं पा सके। हमारा A to Z जो भी काम होगा, जो भी हम करेंगे, वो जनता को केंद्र बिंदु में रख के करेंगे, जनता के लिए ही करेंगे। हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जो हम अपने MLA को या अपने नेता को, अपने लोगों को पैसा कमाने के लिए करें। हम सारा काम जो करेंगे A to Z वो जनता के लिए होगा, जनता की आय बढ़ाने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, जनता की जिंदगी को आसान करने के लिए और उनको और सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और वही काम करेंगे जो दिल्ली में किया केजरीवाल जी ने, वही काम संजय सिंह जी यहाँ करेंगे।
ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, ये प्रतिज्ञा है मेरी। ठीक है, ये हमारा। खेम सिंह जी, अभी जैसे कि आप सुन रहे थे इसके मेहंदी जी को, वो कह रहे थे कि जो है 25 साल की उम्र में शिक्षा मित्र बने, और आज 1.5 लाख में तमाम शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल की हो गई है, 45-50 साल की उम्र होगी, महज 10 से 15 साल का वक्त बचा है, रिटायरमेंट का वक्त आ जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार को ये मौका मिल रहा है और सरकार चाह रही कि जो है समय करीब आ जाए रिटायरमेंट का, उसके बाद उसको ये कहने का मौका मिल जाए कि साहब अब तो उम्र आ गई है? जी सर, ऐसा है कि मैं वही तो आज सोच रहा था कि, और वही मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी 2000-4000 बढ़ने की हमने सुनी है, हम किस किस सरकार से लड़ेंगे? कभी हम मतलब बेफिक्र होके मतलब अपना काम करेंगे। एक तरफ से जीवन को मतलब आखिरी हमारे जीवन के 10-15 साल बचे हैं, हम औसतन 50 की उम्र है, तो आप लगा लीजिए कि 10 साल का समय बचा है। ऐसे ही आप ये अपना समय निकालना चाहते हैं, अभी चुनाव का वक्त है, लोगों को सिर्फ एक मीठी गोली देने के लिए एक कि 2000-4000 बढ़ाएंगे और इसके बाद में फिर अगली कोई सरकार आएगी, फिर वो यही कहेगी कि 2000-4000 बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब तो शिक्षा मित्र का पूरा जीवन सिर्फ सरकारों से लड़ने में और अपने भविष्य के फिक्र में निकल जाएगा। क्या उसे इतना हक नहीं है कि वो अपने बचे हुए जिंदगी के 10 साल जो बचे हुए हैं उसके पास में, उसको मतलब उसमें अपनी जिम्मेदारियों का, आज जिम्मेदारियां हैं 50 साल के उम्र के लोगों में आप देख सकते हैं कि उनके बच्चे उनके बराबर के हो जाते हैं, यानी कि ब्याह शादी के लायक हो जाते हैं। आज वो अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा? आज अगर आज सरकार के पास मौका है, अगर शिक्षा मित्रों को वो स्थायी करती है, उनको ठीक ठाक वेतन जो है अध्यापकों के समान या उससे थोड़ा बहुत कम करके अगर देती है, तो हम लोग भी अपने बच्चों की शादियां कर पाएंगे ठीक से। अपने जो हमारी जिम्मेदारियां है इस उम्र में, अपने माँ बाप के लिए, जो बुजुर्ग हैं जिन्हें हम इलाज करा सकते हैं उनका, आज वो इलाज के अभाव में मर रहे हैं या हम उनकी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम अपने माँ बाप को भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो सरकार की से मैं आप चैनल के सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा पूरी भारतीय जनता पार्टी से, माननीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आज आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, आप इतने लोगों को एक नया जीवन दे सकते हैं और एक मिसाल कायम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। चौधरी साहब सलाम अलैकुम। अरे ऐसे सरकार बनाएंगे यार, ऐसे सरकार बनाएंगे, ऐसे सरकार बनाएंगे। और भाई इंजीनियर साहब आओ। त्रिभुवन जी, ठीक है, त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज आ रही है? बोलिए भाई। त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज? चौधरी साहब ऐसे सरकार बनाएंगे। कृपया मेहंदी जी को म्यूट किया जाए, कृपया मेहंदी जी को म्यूट किया जाए। त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? त्रिभुवन जी आप म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। क्या त्रिभुवन जी आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अरे त्रिभुवन जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, खेम सिंह जी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि तमाम सरकार के चैलेंजों को आप लोगों ने स्वीकार किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने जो जो कहा वो आप लोगों ने किया? तमाम सरकार ने टेट, सुपर टेट और जो कट ऑफ था वो भी सब, सारे जितने भी चैलेंजेस थे उन सभी को आपने स्वीकार किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि चैलेंजेस स्वीकार करने के बावजूद भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है और जिस तरह से जो है समायोजन निरस्त किया गया था उसको फिर से हम लोगों को सहायक अध्यापक नहीं बना रही है, तो चुनाव का समय, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार मेहरबान होगी? जी सर, अभी तक का जो सरकार का देखिए पिछला जो किया है उसके आधार पर अगर आकलन किया जाए तो अभी तो नहीं लगता कि सरकार कहीं से मेहरबान होने का कुछ कर सकती है, लेकिन हम लोग हैं, हम संघर्षशील लोग हैं, चाहे उसे मान लीजिए हमने पिछले कल्याण सिंह जी से शुरुआत करके आज योगी जी तक है, हम हर सरकारों से लड़े हैं, कोई भी सरकार हो, हमें भारतीय जनता पार्टी से नहीं, हम कल्याण सिंह जी से भी लड़े, हम मुलायम सिंह जी से भी लड़े,
हम बहन मायावती जी से भी लड़े, हम अखिलेश जी से भी लड़े, हमने लड़के अपना हक पाया है, हमने संघर्ष करके अपने बल को पाया, तो हम संघर्ष कर रहे हैं। और इन पांच महीनों में मैं आपको बता दूं कि हम लोग 1 अप्रैल से हमने 2021 से ये संकल्प लिया है कि जब तक सरकार शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं कर देती, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर देती, हम तब तक अपनी वहां पे काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 50 समय है, चाहे पूरा लग जाए। और इस बीच मेरे संगठन द्वारा, हम लोगों द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। सरकार उससे पहले कर देती है तो हम उन्हें बधाई देंगे, सरकार के लिए बधाई है, वरना हम लड़ने वाले लोग हैं और अपना संघर्ष करते रहे। हृदय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, मेहंदी जी आपके पास आएंगे। हृदय दुबे जी हैं फोन लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं। हृदय जी आपका स्वागत है यूसी न्यूज पर। हृदय जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हृदय दुबे जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है जी, आ रही है आवाज करीम जी? जी आपको आवाज मिल पा रही है हृदय जी? हृदय जी मेरा सवाल आपसे यह है कि 17 के बाद से 21 चल रहा है और 4.5 सालों में न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने अपनी जान दे दी है। कासगंज में एक और शिक्षा मित्र ने जान दी है, इससे पहले तमाम शिक्षा मित्रों ने जान दे दी है, क्या कुछ कहेंगे आप? हृदय जी है क्या हमारे साथ? ठीक है, त्रिभुवन जी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए आप। जी कर लिया सर, बोलिए। त्रिभुवन जी अभी एसके मेहंदी जी कह रहे थे कि जब उनकी सरकार 2022 में आएगी सपा की, तो जिस तरह से उनके समय में आप लोग जो है सहायक अध्यापक थे, और जो ये कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो फिर से आप लोगों को जो है उसी पद पर लाया जाएगा, तो क्या आपको भरोसा है कि जो है 2014 में अखिलेश जी ने हम लोगों को अध्यापक के पद पे लाए थे, उसके बाद अगर सरकार इनकी आती है 22 में तो फिर से लाएंगे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही उत्साहवर्धक है और बहुत सारी चीजें हैं, और हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है कि कोई भी सरकार हमारे लिए कुछ अगर अच्छा सोच रही है तो अच्छी बात है। ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे परिवार की बात है, बच्चों की बात है। और जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को दर्द है और जो व्यक्ति जिसने समझा है इस चीज को, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति समझेगा कि परिवार का दर्द क्या होता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी राजनीतिक द्वेष भावना को ना देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान में के परिदृश्य में जो हमारे साथ हो रहा है, जो घटना घट रही है, बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कई बार इस चीज को दोहराया गया है, कई बार कई सांसदों से, विधायकों से इस बात को रखा गया है प्रमुखता से कि मानवर हमारी जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा है। तो आखिर हम लोग ये कब तक झेलेंगे, ये पीड़ा कब तक झेलेंगे? और बार बार आश्वासन की घुट्टी जो दी जा रही है, आखिर ये कब तक चलेगा जब चुनाव सर पर है? और मैं समझता हूं कि ये समय अब आ गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय लेना चाहिए, और नहीं तो हम लोग तो बातें होंगे, हमारी मजबूरी होगी घरों से निकलना। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस प्रकार की अवस्था कोविड काल में फैले, लेकिन हमारी मजबूरी होगी, समझने का प्रयास करें। हृदय दुबे जी क्या हमारे साथ? हाँ हूँ, जुड़ा हूँ मैं। ठीक है हृदय जी, ये बताइए 17 से लेकर 21 तक इन 4.5 सालों में न जाने कितने शिक्षा मंत्रियों ने अपनी जान दे दी है, तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आप? और कब तक सरकार जो है आप लोगों को मतलब कि इसी तरीके से रखेगी? क्या आपको लग रहा है कि चुनाव का समय है, और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि मानदेय बढ़ाने की बात की है 2 से 4 हजार की? सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे 4 वर्ष की जो हम लोग कल बरसी मना रहे थे अपने समाज निरस्त होने की, उसके एक दिन बाद आपने हमारी आवाज को उठाया, उसके लिए धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को हमारे समायोजन को निरस्त किया और रास्ता भी दिया था। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता बंद कर दिए थे। उस आदेश को सरकार ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है।
सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने सरकार की छवि खराब करने के लिए अधिकारियों ने उस आदेश को तोड़ मरोड़ के शिक्षा मित्रों पे लागू किया। श्रीमान जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके समायोजन की प्रक्रिया गलत थी। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और मैंने उस ऑर्डर में कोई कमी नहीं पाई। अच्छी बात है, पूर्व सरकार ने समायोजन सही नहीं किया था, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर उसी पे लगा दी। तो आपने भी तो वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में 2015 में जब हमारा समायोजन हाई कोर्ट से निरस्त हुआ था, तो सपा सरकार थी, तो माननीय कई शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या की थी। हमारे कन्नौज का पहला शिक्षा मित्र था बाबू सिंह, उसने फांसी लगा के रात में 12 बजे आत्महत्या की थी। तब प्रधानमंत्री जी ने उसकी मृत्यु को अखबार में पढ़ के कहा था कि हमारे शिक्षक मित्र धैर्य रखें, परेशान ना हों, हमें विश्वास है कि राज्य सरकार, उस समय सपा की सरकार थी, राज्य सरकार कोई रास्ता निकालेगी। और मैं भी बात करूंगा राज्य सरकार से, अगर कोई हमारे लायक मदद होगी वो भी मैं करूंगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए और वहां से 2017 में फिर हारे, तब से आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। उनका एक शब्द बोलना, हम शिक्षा मित्रों का भले कुछ ना मिले, उनका एक शब्द बोलने से हम लोगों के घाव पे मरहम लग जाएगा श्रीमान जी। और एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो इसमें मुख्यमंत्री हैं, 2015 में जो हमारा समायोजन निरस्त हुआ था, तो आप हमारे धरने में आए थे, आपने कहा था कि इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना है और तेजी से आगे लड़िएगा, जो लड़ते हैं उन्हीं को मिलता है। और तब आप विपक्ष में थे, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तो आपकी बातें बदल गई, आपकी आवाज बदल गई। अब आप कहते हैं कि ये आंदोलन करते हैं, ये तो गुंडे हैं। मतलब आप विपक्ष में हैं तो हम आंदोलन करें तो अच्छा है, आप सत्ता में आ जाएं हम आंदोलन करें तो हम गुंडे हो गए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा मित्रों की धैर्य की परीक्षा ना लो। शिक्षा मित्र हर सरकार से लड़ा है, आपसे भी कमजोर नहीं है, लड़ना चाहता है आपसे, लेकिन कोरोना काल है, आपने कई प्रकार के रासुकाब लगा रखे हैं, न अब तक लखनऊ और दिल्ली में शिक्षा मित्र दिखाई पड़ता। फिर भी हम लोग अभी निवेदन आपसे कर रहे हैं, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन कीजिए। अभी आपने एक हमारे भाई से पूछा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम कभी कोर्ट नहीं गए, हम कभी कोर्ट नहीं गए सरकार के खिलाफ। हमारे भाई ने आपको नहीं बता पाया, मैं सुन रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ 68,500 भर्ती में एकल बेंच के आर्डर पर सरकार भर्ती कर लेती है और वही 69,000 भर्ती में एकल बेंच के आर्डर हमारे पक्ष में आया था, उसके खिलाफ सरकार डबल बेंच गई, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट गई, यहाँ तक कि हमको नेस्ता नाबूद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं इनको उम्र में छूट दो, बैठक दो इनके अनुभव का। ठीक है, आपने आप नहीं सर, थोड़ा और आपकी अपनी बात रखना चाहता हूँ क्योंकि हाँ, तो हमारी जो हमको बैठक उम्र में छूट तो आपने दिया, लेकिन टेट के बाद एक सुपर टेट और लगा दी। हमारा शिक्षा मित्र